मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया एवं मुजफ्फरपुर का होने के नाते मैं आप यहाँ उपस्थित सभी जो कि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं और उनके अभिभावकगण, सभी श्रोतागण, मैं आप सबका मुजफ्फरपुर के पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया। पुलिस अक्सर लेट आती है लेकिन समय पे आ जाती है जी। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा आप सबसे कि मुझे पता नहीं कि मुझसे पहले वक्ताओं ने क्या बोला है। कुछ नए वक्ता थे, कुछ नए बोलने वाले थे। डेफिनेटली उन्होंने नई एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी बनाई होगी, बताई होगी। और मेरे बाद में मैंने सिर्फ डीडीसी साहब को सुना और मैंने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना और यही सोचा कि ये तो मैं बोलने वाला था, इन्होंने सब कुछ बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी लगभग एक जैसी है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि आप डेली उसकी प्रैक्टिस करें। डेली मेहनत ज़रूरी है। मैं नहीं जानता कि आप में से कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है। मैं जस्ट एक बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है अभी तक के? जस्ट रेज योर हैंड। चलिए 30 से 40% लोगों ने कर लिया। अच्छा, ग्रेजुएशन से कम कौन कौन लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं? अच्छा, 50% लोग, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के आसपास होंगे, ठीक है ना। और उससे छोटे बच्चे भी हैं कोई क्या? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यानी आप लोग 10+2 के आसपास में हैं आई थिंक। इंटर किया कर लिया कि अभी इंटर बचा हुआ है? नहीं किया है, 10th में है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये एक सपना है, इसको आप खुली हुई आंखों से जब देखते हैं तो ये ज़रूर पूरा होता है। लेकिन ये सपना ऐसा नहीं है कि इसको हम अचीव ना कर सकें। आप सब में वो पोटेंशियल है, वो ताकत है कि आप इसको अचीव कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आशुतोष ने, डीडीसी साहब ने बताया कि आपको किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे बोलना है, कैसे जो है लिखना है, कि रोज़ किस तरह रिवाइज करना है और बार बार याद करने का क्या तरीका है। मटीरियल हर जगह उपलब्ध है। मटेरियल यूट्यूब पे भी है, मटेरियल दिल्ली में भी है, मटेरियल पटना में भी है, मटेरियल इलाहाबाद में भी है। लेकिन प्रेजेंटेशन वो आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हम लोग तो पुलिस वाले हैं, हम सबको खाकी वर्दी पहना दी जाती है, एक जैसा प्रेजेंटेशन हो जाता है। लेकिन आपको बाकी जब दूसरी सर्विसेज में जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, आपको प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। आप किस तरीके से उसको, अपने सवाल को, अपने जवाब को प्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको देखना है। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर बोलूँगा कि जब कभी भी आप किसी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है सिविल सर्विसेज सर्वेंट एग्ज़ाम के लिए, तो हम सबके दिल में, मेरे भी दिल में थी ये बात कि मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे आईएएस बनना है। लेकिन मैंने कभी, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को नहीं छोड़ा। उसके पीछे एक बड़ा साफ सा रीज़न है। मेरा एम डेफिनेटली जो है यूपीएससी क्रैक करना है, वहाँ उसे क्लियर करना है। लेकिन उसके बदले में मैं ये कभी भी नहीं करने की कोशिश करूँगा कि मैं बाकी एग्ज़ाम को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। कोई भी, किसी क्रिकेट प्लेयर को ही ले लीजिए, वो पहले रणजी खेला है, उसके बाद में उसने आईपीएल हो सकता है खेला हो, उसके बाद में वो टेस्ट मैच की टीम में आया। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आपको हर एग्ज़ाम, एटलीस्ट जो भी आपको इस फील्ड का पोटेंशियल एग्ज़ाम है, वो साल में 1 या 2 एग्ज़ाम देना है। चाहे उसको आप मॉक टेस्ट मान करके दें, चाहे आप उसको कोई एक प्रैक्टिस नाम से दें, लेकिन एक 3 घंटे का जो सेशन आपको मिलता है एग्ज़ाम में,
में और खुद को इवेल्युएट करने का वो ज़रूर करना है आपको। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ, इसके अलावा एक बात ज़रूर करनी है कि आप अपने आप से ज़रूर सच बोलें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि इस एग्ज़ाम में आ करके अपने आप से, अपनी फैमिली से झूठ बोलने लगते हैं। हो सकता है कि हम अपने फ्रेंड्स से कुछ बातें छिपा लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने आप से सच बोलें कि दिन भर में आपने क्या किया। ये आपकी पर्सनालिटी है। और मैं इसके लिए एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम में तैयारी में बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन आप दिन भर में या हफ्ते भर में एक बार, एक समय खुद से, अपने आप से एक मिरर ले लीजिए, उसके सामने ज़रूर बातें करें। ये बातें मैं तब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डीडीसी साहब की बातें मैंने सुनी है वो सारी तो फॉलो करनी ही करनी है, इसके अलावा मैं बातें कह रहा हूँ। और उस वक्त आप अपने आप से ये बात करें कि क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मैं जो वक्त दे रहा हूँ, उसमें पूरी तौर पे मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं पूरी तौर पे मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना जो डेली रिवीजन का प्लान बनाया है वो ठीक ढंग से मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक तो ये बात हो गई। एक दूसरी बात है कि हम लोग बहुत सी पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत से नॉलेज जान लेते हैं, बहुत से फैक्ट्स जान लेते हैं, लेकिन उसको जब मैं प्रेजेंट करने की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। भाषा की पकड़, यहाँ पे मैं बहुत साफ तौर पे इस बात को कहता हूँ कि आपकी जिस भी लैंग्वेज में पकड़ है उसमें मजबूत रहिए, उसमें आपके टेंसेस, सेंटेंसेस किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। और एग्ज़ाम में जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं तो कट नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं करना चाहिए, बार बार रब नहीं होना चाहिए। इससे एग्जामिनर जो है इरिटेट होता है। आप ही के सामने अगर कोई पेपर आए उसमें ढेर सारी कटिंग हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ ज़रूर करिए। ये आपकी एबिलिटी राइटिंग से आएगी और राइटिंग से ज़्यादा डेली पढ़ाई से आएगी। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आप जो भी न्यूज़पेपर लेते हैं उस न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ते हैं तो डेली एक हैबिट बनती है आपकी कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वैसे आपकी एक लैंग्वेज डेवलप होती है और वो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। मैंने जो शुरू में आप लोगों का हैंड रेस कराए, हम लोग की ये आदत रहती है कि मैंने भी जो गलतियां की हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग की ये आदत रहती है कि यार ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, टीचर को क्या पढ़ाना, टीचर को बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन जो गुरु जो इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है वो एटलीस्ट आपसे ज़्यादा जानता है, उसकी बात को सुनना है। बड़ी ईमानदारी से बताइए कि आप में से जो लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे थे उन्होंने 70% क्लासेस अपनी कॉलेज डेज में अटेंड की हैं। एकदम ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने 70% किया। देखिए अभी 50% लोगों ने हाथ उठाया था अपने ग्रेजुएशन क्लासेस का, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग अभी इस बात को उठा पा रहे हैं कि मैंने 70% मेरी क्लास में अटेंडेंस रही है। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। पीछे जो 10+2 के बच्चे बैठे हुए तो वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोरोना टाइम्स की वजह से नहीं कर रहे होंगे। चलिए जो ग्रेजुएशन क्रॉस कर चुके हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं ज़रूरी है। जब आप स्कूल में जाते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं कोचिंग से अलग, उस दौरान आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, वहाँ की कुछ कमियाँ भी आपको पता लगती होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी पता लगती हैं, आप इंसान से मिलते हैं तो आपकी एक सोच डेवलप होती है जो कि किसी न किसी तरीके से एक 3 डायमेंशनल बनती चली जाती है कि यार सिस्टम में ये कमी हो सकती थी, मुझको इस तरीके से दूर करना है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, हमको एक पॉजिटिव सोच को डेवलप करना है। तो मैं पहली बात आप सबसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप आगे से, चाहे आप कोचिंग में जाएं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप 10+2 कर रहे हैं, अपनी स्कूल की क्लास या कोचिंग की क्लास ज़रूर अटेंड करें। मैंने अपने 10+2 में सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दिया था।
मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान दिया था, और जिसका खामियाजा मुझे बहुत आगे तक भुगतना पड़ा। मेरी लैंग्वेज अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, उसके बाद में मुझे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं बहुत से फैक्ट्स जान सकता हूँ, लेकिन जब तक कि मैं उसको शब्दों में पेपर पे उतारूंगा नहीं, तब तक के किसी काम के नहीं है वो फैक्ट्स, किसी काम की वो एनालिसिस नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पर डे 50 वर्ड्स ही लिखें, 50 वर्ड्स लिखें, 100 वर्ड्स लिखें, लेकिन लिखें। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये शब्द कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बात लिखी जा सकती है कि राम पानी पीता है, XYZ इलेक्शन में जीते हैं, तो इस काम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो आपके अच्छे सीनियर हैं, जो आपके टीचर हैं, जो कि क्लास में आपको पढ़ाते हैं, उनके नोट्स लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर के, उनकी नोटबुक को लेकर के एक बार उसको पढ़िए, उसके पढ़ने के तरीके को देखिए। उसके बाद में आप उस तरीके से उस एग्जामिनेशन मोड में आइए और उसके बाद से उसको डेवलप करिए। मुझे पता नहीं मुझसे पहले ये बातें बोली गई हैं कि नहीं बोली गई हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। मैं पूरे तौर पे मानता हूँ कि आप लोग में वो पोटेंशियल है जो आप आगे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने आप को कम नहीं माने और इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में जुट जाए और मेहनत करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस एग्ज़ाम को या फिर इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसको पूरे तौर पे क्लियर कर पाएंगे और करेंगे। बस एक ही चीज़ मैं फिर से कहता हूँ कि आप किसी से ईमानदार रहें ना रहें, खुद से ज़रूर ईमानदार रहें। जब आप खुद से ईमानदार रहेंगे तो आप अपने फैमिली से ईमानदार रहेंगे, आप अपने फ्रेंड से ईमानदार रहेंगे और एग्जामिनेशन की सक्सेस और अनसक्सेस से रिलेटेड किसी बात पे झूठ मत बोलें। अपने नोट्स को किसी से नहीं छिपाएं। अपनी बातों को जितना भी आप जानते हैं, जब आप दूसरे को बोलना शुरू करते हैं तो दूसरे को याद होती नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको रिपीट होती हैं, रिवाइज होती हैं। ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। और मुझे लगता है कि आपको अपने आप को बहुत लिमिटेड अप्रोच में रखना है। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि ये तैयारी करने वाले बच्चे समाज सुधार करना शुरू कर देते हैं कि सर हम XYZ की तैयारी कर रहे हैं और तो साहब जो है सोसाइटी में ये गलत है, ये चीज़ सही है, इसके पास जा रहे हैं मिलने के लिए, यहाँ झंडा लेके निकल जा रहे हैं। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन का एक फोकस्ड कहना चाहिए कि सिलेबस है, उस सिलेबस के ऊपर स्टिक करें। बेस्ट नोट्स के पीछे मत भागें। दुनिया में कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है। हर माउंटेन की जो चढ़ाई है वो अगले माउंटेन का जो है क्या कहते हैं बेस है। इस बात को समझें। आप किसी एक चढ़ाई पे चढ़ जाते हैं तो अगली चढ़ाई आपको नज़र आने लगती है। तो अपने आप को वैसे ही माने। कोई बेस्ट नोट्स नहीं है। जो भी आपको अवेलेबल चीज़ें मिल रही हैं उसी को रिपीट करें, उसी से तैयारी करना शुरू करें। और मैं एक बात, बहुत अच्छी बात बोलूँगा कि मैं पूरे मुजफ्फरपुर में, चाहे वो पुलिस पाठशाला के बच्चे हों, चाहे यहाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रीडिंग रूम था वहाँ पे मैं गया था मिठनपुरा में, वो वहाँ के बच्चे हों, चाहे आज यहाँ बैठी हुई इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के और जो आप लोगों ने जो तैयार किया है इस यहाँ के बच्चे हों, मैं मुजफ्फरपुर में एक हालात देख रहा हूँ, एक नया आयाम देख रहा हूँ कि जो कि कभी हम बोला करते थे कि इलाहाबाद में है, जो कभी हम बोला करते थे कि दिल्ली में है। मुझे आप सभी मैक्सिमम लोग मुजफ्फरपुर या उसके आसपास के लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जगह को एक मजबूत सिविल सर्विसेज की जगह बनाएंगे और यहाँ के पूरे माहौल को बदल देंगे। और हमारे डीएम साहब जिनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके ने जो ये एक एफर्ट लिया है, हम लोग एक बदलाव लाएंगे। और मुझको पूरी उम्मीद है कि आने वाले अगले 10 सालों में जब हम किसी पर्सन से बात करेंगे तो यही बोलेगा कि मैंने तैयारी मुजफ्फरपुर में की है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात को मानूंगा। थैंक यू।